हेलो प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को यूपीपी का प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों हिंदी का होगा, जिसमें लगभग 37 क्वेश्चन होंगे और आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे। दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको कुछ बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। चलिए देखते हैं। और आप लोग ये सेट देखिए और इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो उत्तर है इसका वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति, गण या तुक कहते हैं। जो छंद पढ़ते समय विराम आता है उसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का या उद्धरण चिन्ह या अल्प विराम या पूर्ण विराम? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ वाक्य गति अंतिम रूप ले ले। अगला क्वेश्चन है कि आमर्श क्या है? आमर्श क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है या अलंकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आमरस होता है ये एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? ब्रज थी, कन्नौजी थी, खड़ी बोली थी या सदुक्कड़ी थी? तो दोस्तों कबीरदास की भाषा कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। कैसी भाषा थी? सदुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, कभी समाप्त ना होना, शर्मनाक कार्य या सुंदर स्त्री? दोस्तों द्रौपदी का चीर मतलब दुशासन खींच रहा था, वो कम नहीं हो रही थी, इसलिए क्या है? कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6 का सी विकल्प सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो सेट है हमारा, इसी टाइप का सेट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को हिंदी के बाद में जीएस का भी सेट कराऊंगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। तो देख लेते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है दोस्तों। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा आग्नेय, वायव्य, ईशान या नैऋत्य होती है। तो कौन सी दिशा होती है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा? तो इसको बोलते हैं नैऋत्य, बोलते हैं पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को। अगला क्वेश्चन है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की छाल, मृग छाल, आवरण या गोलाकार घेरा होता है। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, गोलाकार घेरा होता है वलय शब्द का अर्थ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अभिभव समास का चयन कीजिए। अभिभव समास किसमें है? पाप पुण्य में है, घुड़सवार में है, आजीवन में है या पीताम्बर में है? तो अभिभव समास दोस्तों किसमें है? तो आजीवन। अभी मतलब इसमें उपसर्ग लग जाता है, जैसे आ लगा है किसमें? जीवन में। तो क्या हो जाएगा? अभिभव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म है, संप्रदान है, करण है या अधिकरण है? तो ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा है दोस्तों? अधिकरण कारक है। अधिकरण में क्या है? इसमें होता है, अधिकरण में क्या होता है? में, पर, ऊपर। यहाँ पे पर दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर मतलब पूजा घर या पुजारी, घर या सवारी, देव, गुफा या बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला? तो दोस्तों कौन सा होगा? मंदिर या मदिरा? मंदिरा है यहाँ पे, मंदिरा। मंदिर और मंदिरा मतलब देवालय, और अश्वशाला मंदिर का मतलब होता है देवालय, और मंदिरा का अर्थ क्या होता है? अश्वशाला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, आप लोग गहराई से देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य है, इनमें से कौन सा है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से बाहर निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आप लोग बता सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ज्यों ही वह घर से बाहर निकला वर्षा होने लगी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद दिया है कि 14 से 15 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पूरा वाक्यांश से पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर लगाएंगे। कितने, 14 से 15। तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, हमने तो पहले ही पढ़ लिया है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई कवि के मन में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं। पतझड़ के हैं, मन के सूनेपन के हैं, अकाल के हैं या शुष्कता के हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके, मन के सूखेपन के। अगला है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। किन कवियों पर बहार का आगमन हुआ है। भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या शुष्क कलियों पर। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विचारों की कलियों पर होता है बहार का आगमन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल से कवि का आशय क्या होता है। विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो आप लोग पता होना चाहिए। विचारों में परिपक्वता है, गहनता की फसल में कवि का आशय है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। तो क्या है यहाँ पे 18 में, 18 का सी विकल्प सही। रामू की अपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे रामू की क्या हुई है, उपेक्षा, मतलब अवहेलना हुई। रामू की क्या हुई, अपेक्षा हुई है, मतलब अधिक बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से अलंकार का चयन कीजिए। तो क्या है अलंकार की पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार है। विभावना है, विशेषोक्ति है, उपमा है या अतिशयोक्ति है। तो इसमें कौन सा अलंकार है कि पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी। इसमें दोस्तों कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा है, राम और रामचरितमानस और गंगा। इसमें क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आप लोग इसी टाइप से तैयारी कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। मैंने सभी टॉपिक इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, सभी टॉपिक जिससे प्रश्न बन सकता है यूपीपी में। इस प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं पर्यायवाची गंगा का। जो दोस्तों यहाँ पे कालिंदी दिया है, कालिंदी दोस्तों गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका है, यमुना का पर्यायवाची। बाद बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, लेकिन कालिंदी नहीं है। अगला है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सही लिखा है। अवनति ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल या मातृभूमि या श्रृंगार। दोस्तों श्रृंगार जो है ऐसे ही लिखा जाता है, बाद में कि तीनों गलत लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए में कौन सा है, पुरुष, मनुष्य, स्त्री या भीड़। समूहार्थक में कौन सा भिन्न है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है ये भीड़, ये जो यही क्या है, समूहार्थक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आ है, का है, इसिक है या इक है। तो याद रखिएगा आंशिक मतलब इक निकल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो क्या है, जिसे पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो इसमें क्या है, कौन सी त्रुटि है,
तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बराबर हो गया, मतलब बरामद हो गया। तो इसमें क्या है, कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि सही सेंटेंस दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वधूर्म का संधि विच्छेद है। वधूर्म का संधि विच्छेद क्या है? वधु प्लस उर्मी है, या वधु प्लस उर्मी, या वधु प्लस उर्मी, या वधु प्लस उर्मी है। तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, आप लोग कायदे से देखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है कि वधु प्लस उर्मी होता है वधूर्म का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है? पावक है, अनल है, अनिल है, या कृषाणु है। तो कौन सा है दोस्तों भिन्न? यहाँ पर जो अनिल दिया है ये क्या है दोस्तों? भिन्नार्थक शब्द है। बाद बाकी सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची शब्द हैं, बाद बाकी अनिल को छोड़कर, क्योंकि अनिल किसका है? अनिल वायु का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? खुशी होता है, उल्लास होता है, विषाद होता है, आनंद होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि हर्ष का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा हर्ष का जो विलोम होता है विषाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय के हैं, पंकिल के हैं, धवल के हैं, या पामर के हैं। तो किसके हैं दोस्तों? ये हैं पंकिल। पंकिल भी मतलब गंदा ही होता है, ये सभी गंदा के पर्यायवाची हैं, मतलब पंकिल। अगला है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य छांटिए। क्या शुद्ध लिखा है? अभ्यस्त सही लिखा है, या अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता है, या अभ्यस्त होता है, या ऐसे लिखा होता है। तो क्या सही है इसमें? आप लोग बताइए कि अभ्यस्त कौन सा सही लिखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य पहचानिए कौन सा है? कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या क्रिया उपवाक्य है। तो कौन सा है दोस्तों? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें कौन सा है? विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा, जा, घा, या झा। तो कौन सी ध्वनि जो महाप्राण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट हो जाएगा। जो जा है दोस्तों ये क्या है? महाप्राण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने वाला है? तो वया प्रत्यय लगाने वाले से बना है कौन सा? रवैया है, या खवैया है, या डटैया है, या पचैया है। तो वया दोस्तों किस में लगा है? लगा है ये सा में, मतलब खवैया में प्रत्यय लगा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर है, किंकर है, या त्रिदश है, या गिरवाण है। तो किसमें जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, किंकर। किंकर में दोस्तों क्या है? ये देवता का पर्यायवाची नहीं, बाद में कि सभी देवता के पर्यायवाची हैं। अगला है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली, बिहारी, तुलसीदास, या रामानंद। तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ये रचा गया है दोस्तों किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, मतलब क्या है? रत्नावली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिषेश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीदास वाजपेयी, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। तो याद रखिएगा जो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो दोस्तों 36 क्वेश्चन तक हिंदी के दिए हुए थे, इसमें 2 क्वेश्चन जीके के हैं, इनको भी देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थल पर हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर सी राइट है, मतलब जो लोथल था दोस्तों ये हड़प्पा स्थल का ही बंदरगाह था। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की? तो कौन सा शासक था? ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद मैं आप लोगों को
ये वाला जीएस वाला सेट हल कराऊंगा। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। मैं आप लोगों को हिंदी और जीके के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट हल कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे और अपनी तैयारी को परखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।